हे एवरीवन, दिस इज एनितारो एंड आज मैं ओशिनोको एनिमे का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एनिमे कोई ऐसा वैसा एनिमे नहीं है। ओशिनोको का अभी तक सिर्फ एक एपिसोड आया है और ये ऑलरेडी इस टाइम पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन चुका है। अब इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न आपको जल्दी पता चल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है और उसी कॉन्सर्ट में कुछ जैपनीज आइडल्स परफॉर्म कर रहे हैं और उसी कॉन्सर्ट को एक रूम में बैठे डॉक्टर एंजॉय कर रहा है। इस कॉन्सर्ट को देखते हुए वो डॉक्टर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बताता है कि इस ग्रुप का नाम है बी कोमाची। फिर वो बताता है कि इस आइडल ग्रुप की असली पहचान तो इनकी 16 साल की लीडर है जिसका नाम है आई। इस जे पॉप आइडल ग्रुप को बने 4 साल हो चुके हैं और पिछले 4 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने पर ही है। देन इसके बाद अचानक से पीछे से नर्स लाइट ऑन करती है और बोलती है, डॉक्टर तुम एक पेशेंट के रूम में टीवी क्यों देख रहे हो, ये थोड़ा अजीब नहीं है। फिर वो डॉक्टर पीछे होकर अपना पोस्ट चेंज करके बोलता है, सुंदर चीजों को देखना सेहत के लिए अच्छा होता है और वैसे भी यहाँ गाँव में कौन सा कॉन्सर्ट होता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो नर्स बताती है, अच्छा तुमने ट्विटर चेक किया। उसके बाद वो दिखाती है कि आई सान अब एक ब्रेक पर जा रही है। ये देखकर वो डॉक्टर और ज़्यादा शॉक में चला जाता है। डॉक्टर की ये हालत देखकर वो बोलती है, तुम सच में ज़्यादा ही बड़े फैन हो, वो बस 16 साल की है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें बच्चों में इंटरेस्ट है। फिर वो डॉक्टर कहता है, प्लीज़ मुझे ये सब मत कहो, इन सब चीज़ों को पसंद करने के पीछे मेरे पास भी कुछ रीजंस हैं। आगे वो नर्स को बताता है कि देखो मैंने अपने लाइफ का काफ़ी टाइम इसी हॉस्पिटल में बिताया है और मैं ऐसे ही काफ़ी पेशेंट्स के रूम में जाकर बैठ जाता हूँ और ऐसी ही एक पेशेंट का नाम था सेरीना, जिससे मिलने के बाद मानो मेरी किस्मत ही बदल गई हो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक शॉट देखते हैं जहाँ पर सेरीना और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। सेरीना डॉक्टर के साथ मिलकर पॉप आइडियल्स की बात कर रही है और वो बताती है कि उसकी फेवरेट आइडियल आई है। सेरीना आई की बहुत बड़ी फैन है और वो आगे बताती है कि अगर मरने के बाद उसने दोबारा जन्म लिया तो वो आई का फेस चाहती है और उसके जैसा बनना चाहती है। इसके बाद पीछे बैठा वो डॉक्टर बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सेरीना बोलती है, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे कोई सपने ही नहीं है। आगे वो बोलती है कि क्या तुम ये कभी नहीं चाहते कि तुम एक सेलिब्रिटी के बच्चे हो और बहुत सुंदर हो और बर्थ से ही बहुत ज्यादा फेमस हो। इस बात को डॉक्टर साफ मना कर देता है और बोलता है कि सेरीना तुम पहले से ही बहुत ज्यादा यंग और क्यूट हो, तुम्हें दोबारा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुम एक खुद आइडियल बन जाना और जब तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बनूंगा। ये सुनकर सेरीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर को अपने गले लगा लेती है और बोलती है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो डॉक्टर बोलता है, बस अब इसकी भी जरूरत नहीं है, पहले तुम 16 की हो जाओ फिर मैं देखूंगा। और अगले शॉट में हम देखते हैं कि सेरीना अब जा चुकी है और पीछे से डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि सेरीना को एक ब्रेन ट्यूमर था और वो बस एक 12 साल की बच्ची थी। अगर सेरीना आज जिंदा होती तो वो आई सान की तरह ही 16 साल की होती और मुझे लगता है कि मैं सेरीना का ही रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। उसकी फेवरेट आइडियल अब मेरी भी फेवरेट आइडियल है। वो दोनों सेरीना और आई हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं। फिर वो नर्स बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब तुमने और भी क्लियर करता है कि तुम्हें बच्चियों में ही इंटरेस्ट है। फिर वो डॉक्टर बोलता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही थी, मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी बताई। वो नर्स कहती है, वो सब तो ठीक है बट जिस तरह से तुम आई से ऑब्सेस्ड हो वो थोड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि तुम सेरीना को बस एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हो ताकि तुम अपने डिजायर पूरे कर सको। फिर वो डॉक्टर बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आई सान को अपने पूरे दिल से पसंद करता हूँ। फिर वो नर्स बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, बट अगर वो आई नाम की लड़की तुम्हारे पास आती है और बोलती है कि तुम उसे डेट करो तो क्या तुम उसे मना करोगे? इसके बाद वो डॉक्टर बहुत ही ऑकवर्डली चुप हो जाता है और कुछ देर बाद बोलता है कि अब लंच ब्रेक ओवर हो चुका है और हमें अंदर जाना चाहिए। वो नर्स कहती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। फिर इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर है और पेशेंट को चेक कर रहा है। फिर वो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखता है और बोलता है, ये लड़की बस 16 साल की है और ये इन सब चीजों से डील कर रही है, इसका मतलब इसकी लाइफ में कुछ तो गलत चल रहा है। इसके बाद डॉक्टर पास बैठे उस आदमी से बोलता है, क्या तुम इसके फादर हो? उसके बाद वो आदमी जवाब देता है कि नहीं, मैं बस इसका गार्डियन हूँ, ये लड़की अकेली है, इसके कोई पेरेंट नहीं है। इसके बाद डॉक्टर अपना सिर थोड़ा ऊपर करता है और वो लड़की भी अपनी हैट उतारती है और वो डॉक्टर थोड़ी देर तक शॉक में रह जाता है जब वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद आई सान ही है। पास बैठा हुआ आदमी बोलता है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, क्या इसे बस एक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है ना? फिर डॉक्टर कहता है, अगर ऐसा होता तो वो कब की मर चुकी होती। फिर आई सान बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है, देखा तुमने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे। फिर डॉक्टर खड़े होकर बोलता है कि मुझे बाहर जाना है और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और वो बाहर जाकर और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होता है कि क्या ये सच में आई सान है। फिर वो बोलता है कि मैं 1 साल पुराना फैन हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मेरी फेवरेट आइडियल सामने से कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है बट वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। फिर अंदर बैठा हुआ आदमी आई सान से बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया और वो भी कैसे, और बाय द वे इसके पीछे फादर कौन है? इसके बाद आई सान बोलती है, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, ये एक टॉप सीक्रेट है। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर उन सबको बताता है कि सारे एग्जाम हो चुके हैं और तुम 20 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनकर आई थोड़ी खुश हो जाती है, पर पीछे बैठा वो आदमी बोलता है कि आई तुम इन बच्चों को सच में रखना चाहती हो क्या? क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि तुमने 16 साल की उम्र में बच्चों को जन्म दिया है
तो तुम्हारा करियर और मेरी कंपनी दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर आइसान बोलते हैं कि डॉक्टर आप इसमें क्या एडवाइस दोगे। तो वो बोलता है कि एज अ डॉक्टर मैं बस इतना ही कहूँगा कि फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होना चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर आराम से हॉस्पिटल की छत पे खड़ा है और पीछे से आइसान आती है और वो बोलती है कि सच में यहाँ का नज़ारा तो कमाल का है। फिर वो बोलता है कि आइसान क्या तुम यहाँ इसलिए आई क्योंकि वहाँ टोक्यो में तुम्हें हर कोई जानता है और तुम्हें बहुत परेशानी होगी। आई कहती है कि मैंने तुम्हें अपने काम के बारे में कभी बताया, मुझे तो बस ये लगा था कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं और वो सारे बहुत बूढ़े होते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी एक पेशेंट थी जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इन ट्विंस के बर्थ के बाद तुम आइडियल बनना छोड़ दोगी। तो आइसान कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और ये ट्विंस मेरी एक लौती फैमिली होगी और मैं श्योर हूँ कि हम एक बहुत ही अच्छी और चीयरफुल फैमिली बनाएंगे। मैं अपने इन दोनों बच्चों के बारे में कभी भी पब्लिक को नहीं बताऊंगी, इनफैक्ट उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। एक सेलिब्रिटी या फिर आइडल को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी जिंदगी पब्लिक के सामने सिर्फ झूठ बोलने पर चलती है। एंड यू नो ये बात तुम शायद कभी नहीं मानोगे बट झूठ बोलना लव दिखाने की शायद सबसे ज्यादा सुंदर और डेलिकेट फॉर्म है। और मुझे एक मदर होने की हैप्पीनेस और एक आइडियल होने की हैप्पीनेस दोनों चाहिए। हाँ मैं थोड़ी लालची हो सकती हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। फिर वो डॉक्टर कहता है मैंने जितना सोचा था आई उससे ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा होशियार है। इसके बाद वो आई से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी डिलीवरी में पूरी हेल्प करेगा। इसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर आराम से रात में वॉक पर जा रहा है और पीछे से एक आदमी उसे बुलाता है। वो अनजान आदमी डॉक्टर से पूछता है क्या तुम आई के डॉक्टर हो और उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे हो। इसके बाद वो कहता है हाँ मैं वही डॉक्टर हूँ जो आई की डिलीवरी में मदद कर रहा हूँ, पर तुम कौन हो, तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर भी उस अनजान आदमी का जंगल में पीछा करता है क्योंकि उसे शक है कहीं आई का कोई स्टॉकर ना हो। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर एक पहाड़ी के एज पर आकर रुकता है और वो अनजान आदमी उसे पीछे से आकर धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। फिर उसका फोन बजता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि आई की डिलीवरी का टाइम हो चुका है पर वो उठ नहीं पा रहा। अब धीरे धीरे डॉक्टर की आंखें बंद होती जा रही हैं। उसे शायद रियलाइज हो चुका है कि वो मरने वाला है, पर आंख बंद होने से पहले उसे सरीना की वो बात याद आती है। वो अपने आप से कहता है कि अगर मैं अभी मरा तो इसके चांसेस हैं कि शायद मैं एक अगले जन्म में एक बहुत ही फेमस आइडल के बच्चे के रूप में जन्म लूं। फिर इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में आई की डिलीवरी हो चुकी है, उसे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। अब आगे हमें ये बात कंफर्म कर दी जाती है कि डॉक्टर मर चुका है और आई अपनी नॉर्मल लाइफ पर वापस आ चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर अब इसके अगले शॉट में हम आई को उसके बच्चे के साथ देखते हैं और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अपना डॉक्टर ही है और उसका नाम अब एक्वा है। अब एक्वा दोबारा रिबॉर्न तो हो गया पर वो थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद है और अभी क्या हो रहा है वो उसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बट इवेंचुअली वो सब चीजें एक्सेप्ट कर लेता है और अब बस वो एक छोटे बच्चे की तरह रहना चाहता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक्वा अकेला नहीं है जो आई के साथ रह रहा है। अब उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रूबी है। इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि मैनेजर आई से कह रहा है कि उसे अब काम पर वापस आना चाहिए और अपने काम के बीच में वो अपने बच्चों को नहीं ला सकती, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के साथ पब्लिक में भी नहीं जा सकती। मैनेजर बोलता है कि जब भी तुम काम पर रहोगी मेरी वाइफ तुम्हारे बच्चों का पूरा ध्यान रखेगी और कोई भी कमी नहीं आने देगी। ये सब सुनकर आई थोड़ा नहीं मानती पर मैनेजर उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने आइडियल के करियर को खो दोगी और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरी कंपनी भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि आई अपने काम पर वापस चली गई है। पर आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर आई काम करती है उस स्टूडियो में लोग ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि आई और बाकी सिंगर बहुत ज्यादा एवरेज हैं और उनके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाए। फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि 80 से लड़कियां देखने में सुंदर है तो हम यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं। पर इसके बाद आई जब अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है तो उसे देखकर काफी लोग शॉक हो जाते हैं और काफी इंप्रेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्को अपनी मॉम आई का परफॉर्मेंस लाइव अपने टीवी पर देख रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रूबी भी अब उठ चुकी है और अपनी मॉम का परफॉर्मेंस लाइव टीवी पर देखना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूबी भी बिल्कुल अपने भाई एक्को की तरह है और इतने छोटे होने के बाद भी वो बोल सकती है। आगे एक्को हमें बताता है कि रूबी भी उसी की तरह है, उसने भी मरने के बाद दोबारा जन्म लिया है। अब आगे हम उस अनजान आदमी को दोबारा देखते हैं, वो अपने रूम में है और ये बात क्लियर हो जाती है कि वो भी एक फैन ही है और वो अपनी फेवरेट आइडल आई पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आई ने बिना पब्लिक को बताए 2 बच्चों को जन्म दिया है। आगे हम आई को उसके बच्चों के साथ देखते हैं जहाँ पर एक्वा बोतल से दूध पी रहा है क्योंकि उसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए काफी शर्म आती है। बट रूबी को इस चीज में कोई शर्म नहीं आती और वो दूध पीने लगती है जिसे देखकर एक्वा काफी जेलस हो जाता है। एक्वा की तरह ही रूबी भी अपनी मॉम की बहुत बड़ी फैन है। वो बचपन से ही उसे फॉलो कर रही थी और बनने के बाद भी वो उसकी उतनी ही बड़ी फैन है। फिर आगे हम देखते हैं कि आई अपने बिस्तर पर सो रही है और एक्वा उसे एक ब्लैंकेट देने जाता है क्योंकि रूबी एक छोटी लड़की है और वो अपनी फेवरेट आइडल की बहुत बड़ी फैन है। ये देखकर उसे सरीना की याद आ जाती है और फिर एक्वा ब्लैंकेट उड़ाने के बाद उसे सरीना चांद के नाम से बुलाता है। वहाँ पर रूबी उठकर कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया। इसके बाद वो सॉरी बोलकर टीवी देखने बैठ जाता है। फिर रूबी उठती है और उसकी तरफ देखती है और उसे डॉक्टर की इमेज दिखती है। फिर अब यहाँ से हमें ये बात कंफर्म कर दी जाती है कि
जो भी और कोई नहीं बल्कि सरीना ही है, जिसने मरने के बाद दोबारा अब जन्म लिया है। फिर इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि मैनेजर की वाइफ दोनों बच्चों को लेकर आईसान के एक लाइव कॉन्सर्ट में लेकर आई है। मैनेजर की वाइफ दोनों बच्चों से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बिहेव करना है और अपनी मॉम का नाम नहीं लेना, क्योंकि अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी और मुझे अपने हस्बैंड की डांट सुननी पड़ेगी। उसके बाद आईसान की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, पर हम देखते हैं कि आई उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही क्योंकि वो थोड़ा लो फील कर रही है। आईसान की लो फील करने का रीजन ये है कि इस परफॉर्मेंस से पहले उसे काफी ज्यादा ट्विटर पर बैकलैश मिला। काफी सारे लोगों का ये कहना है कि आई लाइव परफॉर्म करते हुए बिल्कुल भी नेचुरली स्माइल नहीं करती और एक बिल्कुल रोबोट की तरह दिखती है। और यही सारी बातें और बैकलैश परफॉर्म करते हुए आई के मन में आ रही है। पर आई जब सामने देखती है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे सामने ऑडियंस में बैठे हैं और उसके साथ म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। ये देखकर मैनेजर की वाइफ और पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। यहाँ तक कि एक्वा और रूबी भी कहते हैं ये हमने जानबूझकर नहीं किया, बस हम फ्लो में ऐसे करने लगे। पर वहीं दूसरी तरफ आई सामने अपने बच्चों को उसके साथ डांस करते देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपने कॉन्सर्ट और भी ज्यादा अच्छे और फुल एनर्जी से करती है। पर शो के बाद हम घर पर देखते हैं कि दोनों बच्चों का डांस अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। और ये देखने के बाद मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपनी वाइफ को लेकर जाता है और उसे पर्सनली काफी सुनाता है। इसके बाद अब आई जब ट्विटर खोलती है तो वो देखते हैं कि फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें यही वाली आई चाहिए जो नेचुरली स्माइल करे। आई भी अब अपने आप से कहती है कि मैं अपनी गलती समझ गई और मैं ये सारी बातें अब याद रखूंगी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले शॉट में हम देखते हैं कि अब एक साल बीत चुका है और एक्वा कहता है कि अब हम काफी बड़े हो चुके हैं और हमारे बोलने पर और चलने पर लोगों को अजीब नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि आई अपने करियर में और भी ज्यादा चीजें ट्राई कर रही है, जैसे कि मॉडलिंग और रेडियो असिस्टेंट होना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आई अब एक्टिंग करना चाहती है और आज वो अपने एक टीवी ड्रामा की शूटिंग करने जा रही है। हालांकि एक बहुत छोटा रोल है पर उसके टीवी डेब्यू के लिए काफी है। आगे मैनेजर की वाइफ दोनों बच्चों से कहती है कि तुम्हें वहां पर आईसान को मामा नहीं बोलना, तुम्हारी मॉम वहां पर मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि आईसान सेट पर है और अपने रोल के लिए रिहर्सल कर रही है। वहीं एक्वा थोड़ा बाहर घूम रहा है, पर वहां पर डायरेक्टर आता है और थोड़ी देर वहां रुकता है और उसे बोलता है अरे तुम तो मैनेजर के बच्चे हो, मुझे तुम्हारे आने से दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पर रोना नहीं है वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर एक्वा थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है कि डायरेक्टर सर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं अपनी बहन को भी बिल्कुल चुप रखूंगा, बस आप अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखें। इसके बाद एक्वा को इतनी प्रोफेशनली बात करते देख डायरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है और शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुमने ये सब बोलना कहाँ से सीखा, तुम हो कौन। इसके बाद एक्वा थोड़ा घबरा कर बोलता है हाँ मैं काफी छोटा हूँ पर मैंने ये सब यूट्यूब से सीखा और इसके बाद मैं काफी ज्यादा ट्रैवल भी करता हूँ तो ये सब मैं सीख लिया। इसके बाद डायरेक्टर कहता है यूट्यूब काफी कमाल की चीज है, वो ऐसे भी मिरेकल कर सकता है। इसके बाद डायरेक्टर एक्वा को अपनी गोद में उठाकर बोलता है मैं अपनी लाइफ में काफी सारे बच्चों से मिला हूँ पर तुम सच में कमाल के हो, तुम बिल्कुल ही अलग हो और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद डायरेक्टर एक्वा से पूछता है क्या तुम एक्टिंग भी करते हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हें अपनी एक बड़ी मूवी में लेना चाहूंगा, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट हो और बड़ी स्क्रीन पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगोगे। इसके बाद डायरेक्टर नीचे फ्लोर पर बैठता है और बोलता है ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें कभी इंटरेस्ट हो तो मुझे कॉल कर देना। ये सुनकर एक्वा कहता है कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर करना ही है तो आप आईसान को कीजिए। इसके बाद डायरेक्टर कहता है कि आईसान एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, वो बहुत ज्यादा नई एक्टर है, पहले उसे अपने व्यूअर बनाने होंगे फिर हम देखेंगे, और वैसे भी इस इंडस्ट्री में जो भी हमेशा फर्स्ट क्लास एक्टिंग करता है वही टिकता है। जिस पर एक्वा कहता है फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, आईसान बहुत फर्स्ट क्लास आइडियल है। इस पर डायरेक्टर बोलता है सिर्फ फर्स्ट क्लास आइडियल होना ही काफी नहीं है, पर हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद शूटिंग चालू हो जाती है और आईसान अपना रोल परफॉर्म करती है। डायरेक्टर एक्वा से कहता है कि आईसान की एक्टिंग काफी ज्यादा एवरेज है पर वो ऑडियंस की अट्रैक्शन आराम से कर लेती है क्योंकि वो इतनी सुंदर जो है। फिर शूटिंग के कुछ टाइम बाद आईसान अपने घर पर अपने बच्चों के साथ है और टीवी देख रही है। रूबी और एक्वा काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनकी मॉम का पहली बार टीवी डेब्यू होने जा रहा है। पर जब टीवी पर एपिसोड में आईसान का सीन आता है तो वो बहुत छोटा सा होता है। ये देखकर एक्वा और रूबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं शूटिंग तो बहुत ज्यादा लंबी हुई थी फिर भी आपका रोल इतना ज्यादा छोटा क्यों है। ये देखकर आईसान कहती है कि शायद मेरी एक्टिंग ज्यादा ही खराब थी और इसी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा सीन कट कर दिया। इसके बाद एक्वा रूम से बाहर जाता है और सीधा डायरेक्टर को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुमने आईसान का रोल क्यों काटा। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था और आई की एक्टिंग भी बिल्कुल सही थी, पर जब हमने वो एपिसोड देखा तो हमने ये नोटिस करा कि आईसान बाकी सारी मेन एक्ट्रेस से ज्यादा सुंदर लग रही है और वो ऑडियंस की अट्रैक्शन अपनी तरफ ले रही है और हमें अपने शो में मेन एक्टर से फोकस नहीं हटाना, इसलिए हमें इतना सारा पार्ट कट करना पड़ा। आगे डायरेक्टर एक्वा से बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा पर ये इंडस्ट्री फीलिंग पर नहीं चलती, हमें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है। इसके बाद वो आगे बोलता है मेरे पास आईसान के लिए एक दूसरा फिल्म ऑफर है पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें भी उसमें काम करना होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर की नई मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पर एक्वा भी है और डायरेक्टर एक्वा को उसके रोल के बारे में समझा रहा है। एक्वा डायरेक्टर से बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है, आप उसे भी ले सकती है। जिस पर डायरेक्टर साफ मना कर देता है। वो बोलता है इस काम के लिए तुम ही परफेक्ट हो और वैसे भी तुम्हारी जगह मैं आईसान को काम दे रहा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और ये एक हॉरर मूवी की शूटिंग है। वहीं मूवी के सेट पर और भी ज्यादा फेमस चाइल्ड एक्टर्स हैं जिन्हें देखकर एक्वा थोड़ा सा नर्वस है। और अब शूटिंग स्टार्ट होती है और एक्वा का रोल है कि उसे एक डरावने बच्चे का रोल प्ले करना है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर बैठा हुआ इस सीन को देख रहा है और वो बोलता है मुझे पता है तुम्हें एक्टिंग नहीं आती पर तुम बिना एक्टिंग करे भी बहुत ज्यादा डरावने लगते हो और मुझे टैलेंट पहचानना आता है और इसी वजह से मैंने तुम्हें इस रोल में लिया। इसके बाद एक्वा का रोल खत्म होता है और उसके साथ के सारे कोवर्कर्स बहुत ज्यादा खुश हैं और एक्वा की तारीफ करते हैं। पर
इसके बाद एक दूसरी चाइल्ड एक्ट्रेस जो एक्वा के साथ उसी सेम सीन में थी डायरेक्टर के पास जाती है और इसके बाद वो वहाँ जाकर रोने लगती है और वो डायरेक्टर से बोलती है प्लीज इस सीन को दोबारा शूट करो, मैंने उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की, मुझे बस एक चांस दो, मुझे उस लड़के से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके दिखानी है। जिस पर डायरेक्टर साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे डायरेक्टर एक्वा से बोलता है कि एक अच्छे एक्टर बनने के लिए अपने साथ के लोगों से अच्छे कम्युनिकेशन बनाने बहुत जरूरी है और यही चीज उस लड़की में मिसिंग थी और ये बात उस लड़की को हम हर बार नहीं समझा सकते, ये चीजें उसे खुद ही समझनी होगी। एक्वा कहता है कि उस लड़की की एक्टिंग मुझसे ज्यादा अच्छी थी, जिस पर डायरेक्टर कहता है मैं जानता हूँ, पर तुमने आज सच में बहुत कमाल की एक्टिंग की, मैंने बस तुम्हें एक स्क्रिप्ट दी थी, मैंने ये कभी नहीं बताया कि तुम्हें कैसे एक्ट करना है, इसके बाद भी तुमने इतनी कमाल की एक्टिंग की, इसलिए तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं और एक्वा अब पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है। उस मूवी की वजह से डायरेक्टर ने काफी सारे अवार्ड जीते और वहीं दूसरी तरफ आईसान का करियर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। आगे एक्वा को ये बात पता चलती है कि उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं पाई गई और हमें ये बात अब पता चलती है कि डॉक्टर का असली नाम इचिरो अमेमिया था। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी दोनों प्री स्कूल में है, जहाँ पर एक्वा रूबी से पूछता है कि तुम प्रीवियस लाइफ में कैसी थी, जहाँ पर रूबी कहती है अब प्रीवियस लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर एक्वा भी एग्री करता है कि सच में प्रीवियस लाइफ से कोई मतलब नहीं है, अब जो ये लाइफ है मुझे यही पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में उनकी टीचर डांस प्रैक्टिस कर रही है पर रूबी क्लास छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसे डांस नहीं करना। इसके बाद एक्वा रूबी के पास जाता है और वो बोलता है तुम क्लास से क्यों भागी, जिस पर रूबी कहती है मुझे डांस करना नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी को अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही है, यानी कि सेरेना की लाइफ, जहाँ पर वो कैंसर से परेशान थी और वो मूव भी नहीं कर पाती थी। आगे हम देखते हैं कि रूबी अकेले में डांस प्रैक्टिस कर रही है पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, वो बार बार गिर रही है। कुछ देर बाद वहाँ पर आईसान आती है और वो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी डांस करने। आईसान रूबी को अपने पास बुलाकर बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही गिरने से डरती रही तो तुम और भी ज्यादा गिरोगी, इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। इसके बाद वो दोनों साथ में डांस करते हैं और हम देखते हैं कि वो आराम से डांस कर पा रही है और रूबी बिल्कुल भी नहीं डर रही और ना ही गिर रही है। पीछे खड़ा एक्वा उसे देख रहा है और वो बोलता है रूबी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है और वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बाहर खड़ी आईसान किसी से बात कर रही है। आईसान और किसी से नहीं बल्कि अपने बच्चों के बायोलॉजिकल फादर से बात कर रही है। उससे बोलती है कि हमारे बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं, क्या तुम इनसे मिलना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, मैंने बस बच्चों को अपने फादर के बारे में बात करते हुए सुना, अगर तुम अपने बच्चों से मिलना चाहो तो तुम कभी भी आ सकते हो, इसलिए हमारा नया एड्रेस नोट कर लो। अब हम देखते हैं कि आई अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और वो 20 साल की है और वो अपने पुराने दिन याद कर रही है जब वो इस इंडस्ट्री में आई ही थी, जब मैनेजर ने पहली बार बोला कि तुम अपने फैंस को आई लव यू बोलना है, तुम्हें हर बार आई लव यू बोलना है। वो याद करती है कि इस झूठे लव को हमेशा अपने फैंस के सामने दिखाना और पब्लिक के सामने दिखाना हमेशा काम करता आया है। पर आगे वो ये बात रियलाइज करती है कि इन सब की वजह से उसने कभी अपने ही बच्चों को आई लव यू नहीं बोला, जबकि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आईसान अपने बच्चों के साथ है और उसके बाद उसके दरवाजे की घंटी बजती है और आईसान उसे खोलने जाती है। फिर आईसान जब दरवाजा खुलती है तो हम देखते हैं कि आईसान के सामने वही अनजान लड़का फ्लावर लिए खड़ा है। फिर वो आदमी आगे बढ़कर बोलता है आपका लास्ट कॉन्सर्ट कमाल का था, ये फ्लावर आपके लिए है। फिर वो आगे बोलता है कि बाय द वे आपके दोनों बच्चे कैसे हैं। ये सुनकर आई थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आई अपने बच्चों के साथ सारी वो मेमोरीज याद करती है, शुरुआत से लेकर एंड तक सारे वो मोमेंट्स आई के सामने आते हैं, अच्छे या बुरे। आई ने हमेशा अपने बच्चों का साथ दिया है। मैनेजर, उनकी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जितने भी छोटे बड़े मूवमेंट हुए हैं उन्होंने हर चीज सेलिब्रेट की है। यही सारी यादें, यही सारी मूवमेंट आई के सामने फ्लैश होते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि फ्लावर के बहाने उस आदमी ने आईसान को चाकू से स्टैब कर दिया है। इसके बाद बहुत बुरी हालत में आईसान जमीन पर गिर जाती है। पीछे से एक्वा आता है और ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और आई के पास भाग कर जाता है। इसके बाद सामने खड़ा वो आदमी चिल्लाकर बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हुआ, हम फैंस को भी ऐसी दर्द होता है, तुम आइडियल्स हो, तुम अपने फैंस के बारे में कुछ नहीं सोचते। आईसान, मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन था पर तुमने बिना कुछ सोचे इन 2 बच्चों को जन्म दिया और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी और हमें पीछे छोड़ दिया। आईसान, तुम और तुम्हारे जैसे सारे आइडियल्स एक जैसे हैं। तुम अपने फैंस को स्टेज पर तो आई लव यू बोलते हो पर रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, मैं सब जानता हूँ। आईसान किसी तरह स्ट्रगल करके बोलती है मैं जानती हूँ इसमें मेरी ही गलती है, मैं इतनी ज्यादा प्योर नहीं हूँ, मैं बहुत डिसऑनेस्ट हूँ, से अकेली ही रही हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, ना ही मेरा कोई दोस्त था, इसलिए मुझे प्यार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और यही वजह है कि मैंने झूठ बोलने का रास्ता चुना ताकि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकूं और एक दिन मुझे कोई समझ पाए। मैं माफी चाहती हूँ कि तुम्हें एज अ फैन बुरा लगा और मैं अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाई, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। इसके बाद वो आदमी थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसके बाद आई स्माइल करते हुए बोलती है तुम मुझे याद हो, तुम्हारा नाम रियोस्के है, तुम हैंडशेक इवेंट्स में आया करते थे, जो तुमने मुझे वो स्टार एज अ प्रेजेंट दिया था वो मेरे पास अब भी है, मेरे लिविंग रूम में है। इसके बाद वो लड़का यानी कि रियोस्के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक्वा एम्बुलेंस को फोन लगाता है और जल्दी आने को बोलता है, पर जब तक आई नीचे गिर चुकी है। अब क्योंकि एक्वा एक डॉक्टर है तो वो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो
चुकी है क्योंकि चाकू आई की एब्डोमिनल ऑर्टा में लगा है। इसीलिए वो आई से आगे बोलने को मना करता है, पर आई उसे अपने गले लगा लेती है। आई फिर उससे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर एक्वा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ रूबी भी खड़ी है और वो भी समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। आई रूबी से बोलती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में आई थी, तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, तुम्हें परफॉर्म करते हुए देख मैं ये बात सोच रही थी कि तुम भी एक दिन एक आइडियल जरूर बनोगी और फिर बाद में हम दोनों माँ बेटी एक साथ परफॉर्म करेंगे पूरे वर्ल्ड के सामने, कितना अच्छा लगेगा। और एक्वा मुझे पता है तुम एक बहुत ही बड़े एक्टर बनोगे, पर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बड़े होकर आखिर कैसे एडल्ट बनोगे, पर मैं वो सब देखना चाहती थी, मैं वो सब एक्सपीरियंस करना चाहती थी। शायद ये सब देखना मेरी किस्मत में नहीं है और शायद मैं इतनी अच्छी मॉम भी नहीं हूँ, पर मैं इस बात पे हमेशा प्राउड रहूँगी कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया। और हाँ, मुझे तुम दोनों से ये कहना है, रूबी, एक्वा, आई लव यू। वो कहती है फाइनली मैंने ये बोल ही दिया, मुझे कितना रिलीफ मिल रहा है ये बोल के। मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने ये सब बोलने में इतना टाइम लिया, पर एक बात तो है, इस बार मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने लाइफ में पहली बार झूठ नहीं बोला। और ये कहने के बाद आई रोते हुए मर जाती है। कुछ टाइम बाद ये न्यूज़ में भी आ जाता है कि आइडियल ग्रुप बी कोमाची की मेंबर आई सान का मर्डर हो चुका है। और आगे हमें पता चलता है कि जिस फैन ने आई सान का मर्डर किया उसने खुद आगे जाकर सुसाइड कर ली। शुरुआत में तो आई सान के मरने की न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रही, पर बाद में हमेशा की तरह कुछ दिन बीतने के बाद किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मीडिया और न्यूज़ ने भी ये सब दिखाना ही बंद कर दिया और टॉपिक ही चेंज कर दिया। आगे हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी को मैनेजर और उसकी वाइफ के साथ लीगल तरीके से ही अब रहना है। आगे जाकर मैनेजर की वाइफ उन दोनों को ऑफर भी करती है कि तुम चाहो तो मेरे रियल में बच्चे बन सकते हो। ऑफ कोर्स आई तुम्हारी मदर होगी, पर मैं एटलीस्ट तुम्हारा ध्यान तो रख पाऊंगी। तुम दोनों को मुझे अपनी मॉम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने ही बच्चों की तरह देखा है। देखते हैं कि आई सान का फाइनली फ्यूनरल हो चुका है और रूबी और एक्वा दोनों एक कार में बैठे हैं। वहाँ बैठे हुए एक्वा ये बात रियलाइज करता है कि जिस इंसान ने मुझे और आईसान को मारा वो एक ही है, पर आखिर उसे हॉस्पिटल की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली और आखिर वो उस जगह पर कैसे पहुंचा जहाँ पर आई जस्ट अभी शिफ्ट हुई थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो बस एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि उसने ऐसा डिटेक्टिव वाला काम अकेले किया। इसका मतलब यह है कि उसे कोई तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, कोई ऐसा इंसान जो आई के बहुत ज्यादा क्लोज है। जितना मैं जानता हूँ आई के हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ मैनेजर को पता था, पर वो ऐसा काम क्यों करेगा, वो अपनी कंपनी खुद ही क्यों डुबाना चाहेगा। आई के बाकी ग्रुप मेंबर भी उसके कोई खास दोस्त नहीं है, वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती, ना ही आई का कोई रिलेटिव है। यहाँ तक कि आई कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट बात नहीं करती, सब चीज मैनेजर संभालता है। फिर तो इसके बाद सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर है। जितना मैं जानता हूँ आई का सोशल सर्कल बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब हमारे फादर भी इसी इंडस्ट्री में से कोई एक इंसान है। वो इंसान मेरे आसपास ही है और क्योंकि हमारा ब्लड सेम है इसलिए मैं उसका डीएनए टेस्ट करके आसानी से उसे पहचान सकता हूँ। इस बार मैं दोबारा इतनी जल्दी नहीं मर सकता। जिसने भी आई को इन सब के बीच में डाला मैं उस इंसान को ढूंढ के निकालूंगा और अपना बदला जरूर लूंगा। जब तक मैं उस इंसान को अपने हाथों से नहीं मार देता तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। इसके बाद अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक्वा डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर एक्वा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एडॉप्ट कर लो और तुम ही मुझे बड़ा करो। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी अब बहुत बड़े हो चुके हैं और ये स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रोबेबली हाई स्कूल है। बाहर निकलने से पहले रूबी और एक्वा अपनी मॉम के फोटो को बाय बोलते हैं। उसके बाद एक्वा बोलता है कि अब ये एक नई स्टोरी है और इस नई स्टोरी में मेरा रिवेंज गेम भी चालू हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो या गाइस, यही था ओशिनोको का एपिसोड 1। आई नो ये एपिसोड बहुत लंबा है और इस एपिसोड को बनाने में मुझे कई दिन लगे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब जाएगी। ये वीडियो जब भी जाए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और हम 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और हाँ, इससे पहले मैं सुजुमे की फैन स्क्रीनिंग में गया था। अगर आपको उसके ऊपर व्लॉग देखना है तो यहीं पर कहीं लिंक आ रही होगी या फिर स्क्रीन पर आपके सामने आ गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं हमेशा 24/7 एक्टिव रहता हूँ। सो बस यार आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।